कभी तालियों की गूंज से स्टेडियम हिलते थे। आज वही शख्स विवादों की वजह से खबरों में ज्यादा दिखाई देता है। एक दौर था जब हर बड़ा हीरो अपनी फिल्म में उसी आवाज को चाहता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी इंसान को इंडस्ट्री से किनारे किया जाने लगा? क्यों एक बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया? क्यों धर्म गुरुओं ने सिर मुंडवाने तक की बात कह दी? क्यों कॉन्सर्ट के बीच धक्का देकर गिरा दिया गया? और आखिर वो कौन सी लड़ाइयां थीं जिन्होंने इस चमकती हुई आवाज के पीछे छिपा दर्द दुनिया से छुपा कर रखा? शोहरत, सत्ता, ईगो, म्यूजिक माफिया और विवादों के बीच फंसी एक ऐसी जिंदगी जिसकी सच्चाई सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी में खुलेंगे वो राज जो कैमरों के सामने कभी नहीं आए। दोस्तों, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के उस गायक की कहानी जिसकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ, लेकिन जिसकी बेबाकी ने बार बार उसे विवादों में घसीटा। मखमली आवाज, बेमिसाल रेंज और हर जॉनर में फिट बैठने वाली गायकी। वो गायक जिसे कभी मॉडर्न रफी कहा गया, जिसने पद्मश्री, नेशनल अवार्ड और ढेरों प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम किए। रॉक हो या रोमांस, भजन हो या गजल, देशभक्ति गीत हो या रीजनल लैंग्वेज के सुपरहिट गाने, इन्होंने हर अंदाज में अपनी गायकी से जादू बिखेरा और देश दुनिया को दीवाना बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना टैलेंटेड और वर्सेटाइल होने के बावजूद इन्हें प्लेबैक इंडस्ट्री से लगभग किनारे कर दिया गया? कभी कॉन्सर्ट्स में इन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया, कभी धर्म गुरुओं ने सिर मुंडवाने का फतवा जारी किया, कभी बाबरी मस्जिद और काली माता पर विवादित बयान देकर पूरे देश के गुस्से का शिकार हुए, तो कभी इतना दुखी हुए कि खुद को पाकिस्तानी कहलाने की ख्वाहिश तक जता दी। क्या आप जानते हैं कि बेंगलोर के एक शो में दिए गए बयान ने इन्हें कन्नड़ समाज की गुस्से की निशानी पर ला दिया और एफआईआर तक दर्ज हुई? तो आखिर क्यों एक सुपरहिट और लेजेंडरी सिंगर होते हुए भी इन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर तंज कसा? क्यों बार बार विवादों में उलझते गए? और क्यों इनका नाम गानों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज में सुनाई देने लगा? आज हम जानेंगे सोनू निगम की जिंदगी से जुड़े वो किस्से जिन्हें शायद ही आपने सुना होगा। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड सिंगर्स आए और अपना मुकाम बनाया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे गायक रहे जिनकी गायकी ने हमारे दिलों को छुआ और वो हमेशा के लिए हमारे मन में बस गए। इन्हीं में से एक प्लेबैक सिंगर रही वर्सेटाइल सिंगर सोनू निगम। सोनू निगम महज एक गायक ही नहीं रही, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड शख्स के तौर पर अपनी पहचान बनाई। कई ऐसे कलाकार हैं जो फेमस लोगों की मिमिक्री करते हैं, लेकिन सोनू निगम एक ऐसी सिंगर रही जिन्होंने बड़ी बड़ी मंचों पर दिग्गज गायकों की मिमिक्री कर डाली। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड, अर्ली लाइफ और फिल्मों में एंट्री की कहानी। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में एक कायस्थ हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पापा अगम कुमार निगम हरियाणवी और मम्मी शोभा पहाड़ी थी, और ये दोनों भी स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया करते थे। पापा शादियों पार्टियों में भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते थे। ऐसे में सोनू निगम को भी अपने मम्मी पापा से संगीत विरासत में मिली। सोनू निगम जब 4 साल के हुए, तभी से ये भी अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज शोज, शादियों और पार्टियों में साथ गाने गाने लगे। इसी दौरान सोनू बचपन में एक बार स्टेज पर अकेले गाने की जिद करने लगे, पर इनके पिता इन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते थे कि पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन हो। लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजर्स ने समझाया और ये मंच पर पहुंच गए। सोनू निगम ने वहां रफी साहब का गाया गीत गाया और तालियों की आवाज से हॉल गूंज उठा। फिर तो इस हौसला अफजाई के बाद बच्चे सोनू की गायकी का सिलसिला चल निकला। हालांकि सोनू निगम ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी कई फिल्मों में एक्टिंग की। सुपरहिट फिल्म बेताब में सोनू निगम ने सनी देओल के बचपन का किरदार निभाया था, और जब सोनू बड़े हुए तो उसी सनी देओल के साथ उनके छोटे भाई के रोल में फिल्म जानी दुश्मन में भी नजर आए थे। इसके अलावा उस्तादी उस्ताद, कामचोर आदि कई फिल्मों में भी सोनू नजर आए थे। लेकिन बचपन में सोनू को एक्टिंग में ज्यादा मजा नहीं आया और पूरे मन से बस सिंगिंग पर ही फोकस करते रहे। ये मोहम्मद रफी से काफी प्रभावित थे और स्टेज पर ज्यादातर उन्हीं के सॉन्ग्स गाते थे। सोनू निगम ने अपने स्कूल में ढेर सारी सिंगिंग कंपटीशन जीते और सबकी चहेते बन गए। ये पढ़ने में भी तेज थी, लेकिन जब 12th स्टैंडर्ड पास किया तभी इनकी मम्मी पापा इन्हें लेकर मुंबई चले गए। यहाँ सोनू कई स्टूडियोज में ऑडिशन के लिए जाने लगी और कुछ स्टूडियोज ने इनसे गानों की स्क्रैच भी गवाई।
इस तरह ये मुंबई में सालों तक खुद को मांझने में लगी रही। सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत फिल्म जन्म से की, लेकिन ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकी, जिसके बाद सोनू को अगला ब्रेक पाने के लिए 5 साल तक काफी संघर्ष करना पड़ा। फिर सोनू ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में DD1 के टीवी सीरियल तलाश के एपिसोड नंबर 9 के एक गाने से की। इसके बाद सोनू की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई और इनकी आवाज गुलशन साहब को इतनी पसंद आई कि मानो सोनू निगम की जिंदगी ही बदल गई। दरअसल साल 1992 में गुलशन कुमार ने सोनू को टी सीरीज के एल्बम रफी की यादें में काम करने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने रफी साहब के गानों को एक नए अंदाज में पेश किया। फिर गुलशन कुमार ने इन्हें फिल्मों में भी ब्रेक दे दिया और प्लेबैक सिंगर के रूप में सोनू का पहला रिकॉर्डेड गाना 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान का रहा। इस गाने को गजब की पॉपुलैरिटी मिली और हर क्लास के लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद सोनू को फिल्मों में काम मिलने लगा और इन्होंने 1993 से 1994 के बीच करीब 10 फिल्मों की गीतों को आवाज दी। हालांकि 95 में आई गुलशन कुमार की म्यूजिक थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। वैसे तो इस फिल्म की ज्यादातर गाने हिट रही, लेकिन एक गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इसी गाने ने एक तरह से सोनू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। सोनू ने बताया था कि तब इनका अपने पहले प्यार से ब्रेकअप हुआ था, जो इमोशन इस गाने में इनके दिल से निकला था। इसके बाद सोनू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी साल इन्होंने पॉपुलर टीवी शो सारेगामा को होस्ट किया। साल 1995 से 2000 के बीच सोनू ने सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर गानों की झड़ी लगा दी। इसी दौरान सोनू ने लगभग 1 साल उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी सीखना जारी रखा और शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। देखते ही देखते सोनू निगम सबकी चहेती गायक बन गए और लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी सर चढ़कर बोलने लगी। साल 1999 में ही रिलीज हुआ म्यूजिक वीडियो एल्बम दीवाना बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय एल्बम में से एक रहा। सोनू हैंडसम दिखते थे और प्यारी सी मुस्कान लिए गानों में इनकी मौजूदगी खासकर लड़कियों को खूब अट्रैक्ट करती थी। 2000 के दशक में सोनू सूरज की तरह चमके और इनके गाए ज्यादातर गाने सुपरहिट होते गए। साथ ही कई फिल्मों के गीतों ने इन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसी दौरान साल 2002 में सोनू को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2003 में सोनू के करियर की सबसे बड़ी सफलता इनके हाथ लगी। फिल्म कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक से सोनू ने सबको अपना दीवाना बना दिया। इस गाने के लिए सोनू ने बेस्ट सिंगर के आईफा और फिल्म फेयर के साथ ही अपना पहला नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद भी लगातार इनके गाने लोगों के दिलों पर राज करते रहे। साल 2010 में आई फिल्म दबंग, 2012 में आई फिल्म अग्निपथ और 2014 में आई फिल्म पीके के गानों ने ये साबित कर दिया कि नए मौजूदा गायकों में सोनू निगम जैसा वर्सेटाइल कोई और नहीं। बता दें कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के आसपास के वक्त ही सोनू निगम की मां कैंसर की वजह से इन्हें छोड़कर चली गई थी, जो दर्द इस गाने में महसूस किया जा सकता है। सोनू निगम ने कई नेशनल और इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन में भी कई एल्बम्स लॉन्च किए और अपनी जादुई आवाज से दुनिया भर में अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया। सोनू निगम अपने करियर के उफान पर थे और कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत आदि टॉप के सिंगर्स को पीछे छोड़ चुके थे। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सोनू निगम की फीस सबसे ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सोनू निगम को गाने मिलने कम होने लगे और कई बड़ी म्यूजिक कंपनियां दूसरे नए सिंगर्स को गाने देने लगी, जबकि तब भी सोनू के मुकाबले वो सिंगर्स कहीं भी खड़े होने के लायक नहीं थे और सोनू की गायकी तो अब और ज्यादा निखर चुकी थी। साथ ही इनके गाने हिट भी हो रहे थे। बाद में इसके पीछे कई वजहें सामने आईं, जिनमें से एक बड़ी वजह रही टी सीरीज और दूसरी म्यूजिक कंपनियों से सोनू निगम की तनातनी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके साथ ही अपनी बेबाक बयानों और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से भी सोनू निगम को अपने प्रोफेशन में उसका खामियाजा भुगतना हो। दोस्तों, गायकी के साथ साथ सोनू ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। हालांकि इसमें उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिल्मों में एक्टिंग और सिंगिंग के साथ ही सोनू निगम 1995 से 2016 तक छोटे पर्दे पर भी एक्टिव रहे। ये सारेगामा, इंडियन आइडल, किसमें कितना है दम, वॉइस ऑफ इंडिया, छोटे उस्ताद और एक्स फैक्टर इंडिया जैसे कई टीवी शोज में कभी होस्ट तो कभी जज के रूप में नजर आए। सोनू निगम ने कई बड़े अवार्ड सेरेमनी को भी होस्ट किया और उसमें भी अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। तो वहीं एक बार भिखारी की वेशभूषा में सड़क पर हारमोनियम लेकर गाते नजर आए और कमाल देखिए कि कोई इन्हें पहचान ही नहीं सका
और लोग दीवानों की तरह सड़कों पर इन्हें घेरे इनके गाने सुनते रहे। तो चलिए अब बात करते हैं सोनू निगम से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की। कहा जाता है कि अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर सोनू निगम का विवादों से गहरा नाता रहा। जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोनू निगम ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा कि संगीत उद्योग पर भी 2 प्रमुख कंपनियों का एकाधिकार है और मुझे भी इसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इसके बाद टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला की एक पोस्ट ने इस मामले को और गर्मा दिया। दिव्या ने सोनू निगम को एहसान फरामोश बता दिया और कहा कि वो झूठी कहानी बेचकर लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। फिर तो सोनू निगम ने एक और वीडियो शेयर किया और कहा कि लातों की माफिया बातों से नहीं मानते। बताया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए वाद विवाद और एक दूसरे को धमकाने का ये सिलसिला लंबा चलता रहा। इसके अलावा भी सोनू निगम ने इसके बाद साल 2017 में सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया जिससे खूब बखेड़ा खड़ा हुआ। दरअसल सोनू ने अजान से नींद टूटने के लिए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दे दिया और एक पोस्ट किया कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन अजान की वजह से ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी? सोनू के इस बयान से मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे काफी नाराज हो गए और कुछ लोगों ने इसे अटेंशन पाने का जरिया करार दिया। इसके बाद कोलकाता के मौलवी सैयद कादरी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे का करारा जवाब देते हुए सोनू निगम ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम को घर बुलाकर खुद ही अपना सिर मुंडवा लिया। हालांकि इस विवाद में घिरने के बाद सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले पर अपनी सफाई दी और कहा कि इन्होंने सामाजिक मुद्दा उठाया था, ना कि धार्मिक, और ये एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। एक और कंट्रोवर्सी में सोनू निगम एक वायरल वीडियो क्लिप में नवरात्रि में मीट बैन होने की बात पर अपनी राय देते नजर आए। वीडियो में सोनू निगम कहते दिख रहे हैं कि वो कोई भक्त नहीं है जो कहे कि जय श्री राम कर लो। सोनू निगम ने यह भी कहा कि नवरात्रि में मीट बैन क्यों होगा? एक आदमी मटन बेच रहा है, ये उसका काम है, ऐसे में आप उसकी शॉप कैसे बंद करा सकते हैं? वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इनका खूब विरोध हुआ। खैर, अजान, नवरात्रि और जय श्री राम के अलावा सोनू निगम ने एक बार राधे माँ के पहनावे पर बात करते हुए काली माता की तुलना राधे माँ से कर दी। बस फिर क्या था, सोनू के स्टेटमेंट को लेकर खूब हंगामा हुआ। इन सारे विवादित बयानों के अलावा सोनू निगम ने एक बार यह भी कह दिया कि अगर वो पाकिस्तानी सिंगर होते तो बेहतर होता। दरअसल सोनू का कहना था कि भारतीय सिंगर के गाने के लिए टैक्स के रूप में पैसे लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर यहाँ आकर गाते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर सोनू की खूब निंदा हुई। इसके बाद फरवरी 2023 में जब ये एक म्यूजिक इवेंट में गए तो इनके और इनकी टीम के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। बताया गया कि इवेंट के दौरान सोनू के गुरु गुलाम मुस्तफा खान के बेटे और उनके करीबी रब्बानी खान और उनके बॉडीगार्ड को चोट भी आई। बाद में सोनू ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। वहीं सोनू से जुड़ी रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो कर्नाटक में इनके खिलाफ कन्नड़ भाषा का अपमान करने के आरोप में 3 मई 2025 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। बेंगलुरु में हुए म्यूजिक कॉन्सर्ट में सोनू निगम ने ऐसी बात कह दी जिस पर बवाल हो गया। इस पर कन्नड़ समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करने का इल्जाम लगाया गया। संगठन का कहना था कि सोनू निगम का बयान भड़काऊ और समुदायों के बीच विभाजनकारी है। इस पर सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉन्सर्ट की शाम जो भी हुआ उसके बारे में बात की। सोनू का कहना था कि कन्नड़ प्यार से कहना अलग होता है और धमकाना अलग होता है। इनके मुताबिक कॉन्सर्ट में कुछ लड़के उन्हें धमकाने लगे थे कि वो कन्नड़ भाषा में गाना गाएं। हालांकि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मई 2025 को सिंगर को राहत देते हुए पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। खैर, सोनू निगम अब मानते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की जिन्हें ना करते तो बेहतर होता। दोस्तों, सोनू निगम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1995 में एक कार्यक्रम में इनकी मुलाकात बंगाली बाला मधुरिमा से हुई, जो एक सफल डिजाइनर, एक्टर, आरजे और एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर थी। करीब 7 साल तक इन दोनों का अफेयर चला, लेकिन जब इन्होंने शादी की बात घर वालों के सामने रखी तो उन्होंने ऐतराज कर दिया, क्योंकि सोनू और मधुरिमा अलग अलग जातियों से आते थे। लेकिन दोनों ने घर वालों को किसी तरह राजी किया और 14 फरवरी 2002 के दिन शादी कर ली। हालांकि सोनू की शादी अब अच्छी चल रही है और इस कपल का एक बेटा भी है जिसका नाम निवान है।
दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री की हद से ज्यादा कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में 30 साल तक डटे रहना और पद्मश्री समेत 100 से ज्यादा अवार्ड्स जीतना सबके बस की बात नहीं है। और शायद यही वजह रही कि इतने सारे विवादों के बावजूद सोनू निगम का इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम और जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही। इन्होंने शास्त्रीय संगीत को हमेशा गंभीरता से लिया और आज भी सीख रहे हैं। भले ही ढेर सारे नए गायकों के आ जाने और ऑटो ट्यूनिंग से सिंगिंग की गंभीरता को नष्ट करने के बाद सोनू निगम को गाने मिलने कम हो गए, लेकिन आज भी इस वर्सेटाइल सिंगर की आवाज के करोड़ों दीवाने हैं और इनके नए गानों का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। भले ही एक तबका इनसे चिढ़ा रहता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों से इन्होंने पंगा लिया, जिससे इन्हें फिल्मों में गाने नहीं मिलते, लेकिन फिर भी सोनू निगम को ढेर सारे इवेंट्स, बड़े बड़े टीवी शोज और कार्यक्रमों में आज भी बुलाया जाता है और खूब सम्मान भी मिलता है। इन्होंने 30 साल के अपने करियर में 6000 से ज्यादा गाने गाए हैं। ये एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आज भी सरस्वती की साधना में लीन रहते हैं और रियाज में पूरा वक्त देते हैं। साथ ही ये ढेरों स्टेज शोज में बिजी रहते हैं और अपने एल्बम में भी गाते रहते हैं। वैसे पिछले साल रिलीज हुए इनके एक नए एल्बम को टी सीरीज नहीं निकाला है। हालांकि भूषण कुमार से इनका ये समझौता कैसे हुआ कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी उस मशहूर आवाज की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जिसमें नाम था, सम्मान था, रिकॉर्ड तोड़ सफलता थी, लेकिन साथ ही दर्द, विवाद और अकेलापन भी था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही अनसुने और चौंका देने वाले किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।